हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जितने भी कैंडिडेट यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उच्च प्राथमिक स्तर की या फिर प्राइमरी लेवल की, जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं 1 to 5 या फिर 6 to 8 क्लास की, तो उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको 2013 में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता यानी टेट की परीक्षा में जो भी आपके सीडीपी के 30 क्वेश्चन आए थे उसको डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ से आपको लगभग आपके 60+ क्वेश्चन वो कवर हो जाएंगे, जो उसका एक्सप्लेनेशन है उससे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। यानी कि किसी भी मापक जो उपकरण होता है उसके लिए सर्वाधिक वांछनीय आपका कौन सा लक्षण हो जाता है या कौन सी चीज़ हो जाती है। तो हमारा इसमें ऑप्शन पहला है विश्वसनीयता, दूसरा ऑप्शन है वैधता, तीसरा है वस्तुनिष्ठता और चौथा ऑप्शन है यहाँ पे मानक। तो हमारा यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है वैधता। वैधता हमारा एक ऐसा लक्षण है जो कि किसी भी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय माना जाता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड पे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसी मापन से संबंधित हैं। जो थर्स्टन और ये लिकर्ट दोनों मनोवैज्ञानिक हैं। तो ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि ये किस मापन से संबंधित हैं, किसके मापन से, बुद्धि के मापन से हैं या मूल्य के मापन से हैं या अभिवृत्ति के या व्यक्तित्व के। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाता है वो होता है अभिवृत्ति। ये दोनों वैज्ञानिक थर्स्टन तथा लिकर्ट ये दोनों अभिवृत्ति के मापन से संबंधित हैं। थर्ड हमारा जो क्वेश्चन आता है कि उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है। यानी कि जब भी एक्साइटमेंट की बात करते हैं तो इसमें ये जो परीक्षण होता है ये किसका घटक माना जाता है। पहला ऑप्शन है सृजनात्मकता, दूसरा है अभिप्रेरण, तीसरा है रुचि और चौथा है बुद्धि। तो हमारा जो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाता है वो है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता परीक्षण ऐसा है जो कि उत्सुकता में उसका घटक माना जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे, ऑप्शन नंबर 4 पे। यहाँ पे आता है कि निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन हो जाता है हमारा मौलिकता, दूसरा ऑप्शन है प्रवाह, तीसरा ऑप्शन है हमारा मितव्ययिता और चौथा ऑप्शन है उपयोगिता। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मौलिकता सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन पर चलेंगे कि गैगने निम्न में से किससे संबंधित हैं। गैगने आपके एक मनोवैज्ञानिक हैं, बाल विकास में सीडीपी में आपके ये बहुत ही प्रमुख इनका जो रोल है वो है। तो गैगने किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है अधिगम का श्रेणी क्रम, दूसरा है अधिगम के सिद्धांत, तीसरा है अधिगम का मूल्यांकन, चौथा है अधिगम का प्रबंधन। तो पहला हमारा ऑप्शन राइट हो जाता है अधिगम का श्रेणी क्रम। जो गैगने मनोवैज्ञानिक हैं वो अधिगम के श्रेणी क्रम से यहाँ पे संबंधित थे। सिक्स्थ हमारा ऑप्शन आता है कि बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है। पहला ऑप्शन है बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित, दूसरा है कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षता संबंधित, तीसरा है कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, चौथा है बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षता संबंधित। तो हमारा पर जो यहाँ पे राइट ऑप्शन होता है वो है कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित। ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन बनता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। ये आपका एक प्रयोग परीक्षण का एक माध्यम है जिसका नाम है 16 PF। तो क्वेश्चन है कि 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। क्या ऐसा है जिसको मापने के लिए 16 PF का प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है सृजनात्मकता, दूसरा है अभिरुचि, तीसरा है व्यक्तित्व और चौथा है दबाव। तो ऐसा कौन सा हमारा ऑप्शन है जो यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो सबसे हमारा जो यहाँ पे आंसर बनता है वो है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया था। सबसे पहले ऑप्शन आता है कैटल ने, दूसरा आता है गिलफोर्ड ने, तीसरा थर्स्टन और चौथा स्पीयरमैन। तो हमारा जो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा वो है कैटल। कैटल थे जो बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल जिन्होंने प्रस्तुत किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। कैटल आपके एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सीडीपी में। ठीक है, तो कैटल ने ही आपका बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान कौन सा है। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे बच्चों का संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। संज्ञानात्मक के कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर बल दिया है। तो यहाँ पे बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान जो है वो खेल का मैदान है या सभागार है या घर है या फिर विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण है।
तो आपको राइट जवाब यहाँ पे देना है। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही होता है वो होता है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। ये एक ऐसा वातावरण होता है जहाँ पे बच्चों का संज्ञानात्मक विकास संभव हो पाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं, यानी ऐसा कौन सा अभिप्रेरणा का स्रोत है जिससे आप प्रेरित होते हैं, ये कौन से हैं। तो सबसे पहले है आवश्यकता, दूसरा है चालक, तीसरा है प्रेरक और चौथा है इच्छा। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा वो है आवश्यकता। आवश्यकता ऐसा स्रोत है जिससे अभिप्रेरणा विकसित होती है। ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। चौथे पे चलेंगे कि व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास कारण होते हैं उसको क्या कहा जाता है। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो हमारा यहाँ पे पहला विकल्प है सीखना, दूसरा विकल्प है सोचना, तीसरा विकल्प है क्रिया करना और चौथा है कल्पना करना। ऐसा कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा जिससे अभ्यास का जो कारण है। तो सबसे हमारा जो राइट और सटीक आंसर हो जाता है वो होता है सीखना। सीखना एक ऐसी प्रवृत्ति है जिससे हमारा अभ्यास बढ़ता है और हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 12वां हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है, यानी ऐसा कौन सा यहाँ पे ऑप्शन होगा जो कि स्मृति से संबंधित नहीं है, चिंतन से संबंधित नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पहचान, दूसरा है धारण, तीसरा है पुनर्स्मरण, चौथा है अनुभूति। तो हमारा जो यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा वो है अनुभूति। अनुभूति एक ऐसा कारण है जो कि स्मृति से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे देखेंगे हम लोग क्या है। तो यहाँ पे मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है, यानी मैस्लो जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं इनके अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है आवश्यकता का सिद्धांत, दूसरा है शारीरिक सिद्धांत, तीसरा है दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत और चौथा है हमारा यहाँ पे अंतर्नोन्स का सिद्धांत। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा वो है आवश्यकता का सिद्धांत। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आपको लर्न कर लेना है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन आता है सत्ताधारी नेतृत्व, दूसरा आता है प्रजातांत्रिक नेतृत्व, तीसरा आता है अहस्तक्षेपी नेतृत्व और चौथा आता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो भी प्रधानाध्यापक होते हैं या जो वरिष्ठ शिक्षक होते हैं उनके लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर होती है, यानी उनको कौन सा नेतृत्व करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रजातांत्रिक नेतृत्व हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रजातांत्रिक नेतृत्व हमारा सही आंसर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हमारा एक 15 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये परिभाषा है, ये आपके स्टेटमेंट है। तो ये किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा गया था कि मानसिक स्वास्थ्य के नियम को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। तो हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो है ड्रेवर महोदय थे जिन्होंने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अपनी परिभाषा दी थी। ठीक है, तो ये हमारा 15 क्वेश्चन होता है। 16वां हमारा क्वेश्चन है कि चेस तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जाता है, यानी ये किस तरह से आपका गेम है जो चेस और कार्ड है, जो कि आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि आप बहुत सारे लोग खेलते हैं चेस और कार्ड। तो यहाँ पे किस में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है लड़ाई वाला खेल है, दूसरा है बौद्धिक खेल है, तीसरा है प्रायोगिक खेल है और चौथा है गतिमान खेल है। ये किस तरह का खेल है आपको बताना होगा। ये आपके समझ का क्वेश्चन है। अगर आपने कभी भी इस तरह के गेम को देखा होगा तो आप इसका बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे लड़ाई वाला खेल ये नहीं है, हम इसको कट कर देंगे। प्रायोगिक खेल भी नहीं है, गतिमान खेल भी नहीं है, ये हमारा बौद्धिक खेल है, यानी हम इसको पूरा दिमाग से खेलते हैं जो भी कैंडिडेट चेस और कार्ड खेलते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 17वें पे। क्वेश्चन है कि अभिवृत्त संप्रत्यय क्या है। तो ये संज्ञान परक है, क्रियापरक है, संवेगात्मक है, क्या है। तो देखिए, अगर आपने दो ऑप्शन पे आप इसको पकड़ लेते हैं, अगर आपको क्रियापरक ऑप्शन पे कन्फ्यूजन भी होता है तो आपको दो ऑप्शन पकड़ने से पता चल जाएगा कि इसका राइट जवाब होगा ये सभी। जो यहाँ पे राइट हमारा जवाब होगा ये सभी, यानी कि ये संज्ञान परक भी है, संवेगात्मक भी है और क्रियापरक भी है। ठीक है, इसके बाद चलेंगे 18वें क्वेश्चन पे। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है। ये पूछा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि जो भी हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार बुद्धि क्या है, बुद्धि को क्या कहा जा सकता है। तो बुद्धि हमारी क्या है। पहला ऑप्शन आता है सीखने की क्षमता है, या अमूर्त चिंतन की योग्यता है, या तो ए या बी, या फिर ए और बी।
तो क्या यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सही है? तो हमारा जो आंसर इसमें सही है वो है ए और बी, ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाते हैं कि बुद्धि जो है वो सीखने की क्षमता भी है और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी रखती है। ठीक है, तो ये हमारा 18 क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 19वें पे। 19वां हमारा क्वेश्चन है कि प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का संबंध किससे है? तो प्रेरणा, जब आपको किसी भी चीज़ के लिए आप प्रेरित होते हैं, कार्य करते हैं, तो आपको एक उपलब्धि की प्राप्ति होती है, एक लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और जब भी कभी आप अधिगम करते हैं यानी सीखते हैं, तो आपका बोध होता है, आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन डी सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा ये बोध ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि प्रेरित होते हैं आप, तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति होती है, तो जब भी आप सीखते हैं तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, हमारा जो 20वां क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेसिक सा भी है ये, कि थॉर्नडाइक की व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? शारीरिक गठन और शक्ल सूरत, रचनात्मक और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि, या चिंतन और कल्पना? तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, चिंतन और कल्पना ही थॉर्नडाइक का जो व्यक्तित्व है उसका वर्गीकरण करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलेंगे 21वें क्वेश्चन पे। 21वां क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतीपकारी अवरोध, प्रतिबोधित अवरोध, प्रतीक्षायित अवरोध? तो हमारा जो भूलने का सिद्धांत है वो किस प्रकार के अवरोध में आता है, रुकावट में आता है? तो वो आता है प्रतीपकारी अवरोध में, यानी क्वेश्चन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय मानसिक विकार के? हमारे ऐसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई होप आप लोग इसका जवाब आप लोग को तुरंत मिल गया होगा कि ऐसे कौन सा ऑप्शन है यहाँ हमारा सही होता है जो कि हमारे मानसिक विकार को दर्शाता है, मतलब नहीं दर्शाता है। ठीक है, ऐसे क्योंकि इसमें लिखा होगा कि निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय एक ऑप्शन ऐसा है जो कि आपके मानसिक विकार को नहीं दर्शाता है। तो आप देखिए, भग्नाशा जो है आपकी, ये भी आपके मानसिक विकार को दर्शाता है। दूसरा जो तनाव है और जो चिंता है, ये दोनों तो मानसिक विकार को बहुत ही विस्तृत रूप में दर्शाते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे सी ऑप्शन है ये राइट हो जाता है कि संबंध हमारे मानसिक विकार को नहीं दर्शाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। 23वें पे चलेंगे। 23वें यहाँ पे हमारा एक इजी क्वेश्चन है कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? ठीक है, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा, या फिर बोले तूफान की अवस्था जिसको हम बोलते हैं, तो ये किस तरह का हमारा काल माना जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था या वृद्धावस्था। तो आई होप इसका भी आप लोग को एक क्लियर और सटीक आंसर मिला होगा कि किशोरावस्था हमारा एक ऐसी अवस्था है जो कि विकास के काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। नेक्स्ट हमारा 24वां क्वेश्चन है कि पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस जानवर पे किया था, किस पर इसका प्रयोग किया था? जो पावलोव का सिद्धांत है, पावलोव एक मनोवैज्ञानिक है जो कि बाल विकास में एक अहम इनका रोल आता है, जिनका सिद्धांत का नाम था अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत। ठीक है, ये इनके सिद्धांत का नाम होता है। ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पावलोव के सिद्धांत का क्या नाम था? तो अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत इनका नाम था। यहाँ पर जो इन्होंने प्रतिपादन किया था वो किस जानवर पर किया था? खरगोश पे किया था, चूहे पे किया था, बिल्ली पे किया था, या फिर कुत्ते पे किया था? तो हमारा जो राइट आंसर है ये वो है कुत्ता। कुत्ता एक ऐसा जानवर था जिस पे पावलोव ने ये प्रयोग अपना किया था। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि बिल्ली के ऊपर किसने प्रयोग किया था? ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिन्होंने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था और चूहे के ऊपर भी? ये दोनों क्वेश्चन आपको बताना है। आप लोग मुझे बताइएगा कि चूहे और बिल्ली के ऊपर किस मनोवैज्ञानिक ने अपना प्रयोग किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 आ जाता है। 25 में आता है कि सीखने की वक्र क्या है? मतलब जो हमारा सीखने का वक्र है वो क्या है? पहला ऑप्शन है सीखने की प्रगति के सूचक, सीखने की मौलिकता के सूचक, सीखने की गत्यात्मक स्वरूप के सूचक और सीखने की रचनात्मकता के सूचक। तो हमारा जो वक्र है यानी कि हमारा जो गति है उससे प्रदर्शित होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाता है कि सीखने की प्रगति के सूचक जो हैं वो सीखने के वक्र हैं। ठीक है, उसके बाद चलेंगे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 पे कि अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, जब भी कोई शिक्षक अपना शिक्षण कार्य करता है, टीचिंग करता है, अधिगम देता है, तो उसको किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? ये भी क्वेश्चन आपके हाथ में है, आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। तो अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? पहला ऑप्शन है विषय वस्तु का, यानी पाठ्यक्रम का, सिलेबस का, करिकुलम का। दूसरा है विद्यार्थियों की आयु का।
एज का, क्या एज को उसको ध्यान में रख के अधिगम देना चाहिए, या फिर व्यक्तिगत भिन्नता का, यानी व्यक्तिगत जो भी आपके भिन्नता है, जो आपके भेद हैं, उसका ध्यान रखना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि की, कि कौन सा गरीब है कौन अमीर है, इसका ध्यान रखना चाहिए। क्या ऐसे इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा? तो आपका जो सटीक ऑप्शन इसमें बनेगा वो है व्यक्तिगत भिन्नता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आपको जब भी कोई भी शिक्षक शिक्षण करता है तो उसको व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान देना सबसे मुख्य रोल होता है, ठीक है। इसके बाद चलेंगे कि कुर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहा जाता है। कुर्ट लेविन भी आपके बाल विकास में आपके एक मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने अपना सिद्धांत, अपना थॉट प्रस्तुत किया था। तो उन्होंने कहा था कि समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। परस्परता कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं, संगति कहते हैं, या फिर गतिशीलता कहते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा गतिशीलता। गतिशीलता जो होती है वो समूह में जो परिवर्तन होता है उसको गतिशीलता कहा जाता है, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि समूह में जब भी कोई भी अधिगम प्रणाली या कोई भी चीज़ होती है तो उसका प्रभाव बच्चों पे अधिक पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 27 हो जाता है। फिर हम चलते हैं 28 पे। 28 है कि मानसिक स्वास्थ्य और किसमें घनिष्ठ संबंध है, मतलब मानसिक स्वास्थ्य का संबंध किससे है? अभिवृत्ति से है, स्वीकार्यता से है, बचने से है, या समायोजन से है? तो हमारा राइट ऑप्शन जो पॉजिटिव वे में है समायोजन। समायोजित ढंग से अगर हम कोई कार्य करते हैं, एक योजनाबद्ध तरीके से कोई कार्य करते हैं, तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है वो उत्तम रहता है, यानी कि अच्छा रहता है, ठीक है। ये हमारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। फिर हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पे, सेकेंड लास्ट पे। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा आया है कि निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अत्यधिक स्वतंत्रता देता है। यानी कि जो एक शिक्षण होता है ये जो आपका अधिगमकर्ता होता है उसमें आपको कौन अधिक स्वतंत्रता देता है? संरचनावाद, क्रियाशीलतावाद, व्यवहारवाद, या सृजनशीलता। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा क्रियाशीलतावाद, जो आपका यहाँ पे राइट आंसर, सॉरी, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर बनेगा वो सृजनशीलता आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे हम अपने लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है, यानी किस विधि से आप अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं, अपने याद करने की क्षमता को आप बढ़ा सकते हैं, कौन सी ऐसी विधि है? तो सबसे पहला है मिश्रित विधि, दूसरा है विचार साहचर्य विधि, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। जैसे कि मिश्रित विधि और विचार साहचर्य विधि, दोनों विधियों से आप अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप विचार करके भी और आप उसका मंथन करके भी, ठीक है। तो ये आपके सीडीपी के मैंने 2011 के जो आपके क्वेश्चन थे उसको मैंने करा दिया है। यहाँ पे लगभग 30 क्वेश्चन सीडीपी के किया है। अगले पार्ट में हम करेंगे दूसरे ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो आप लोग तैयार रहिएगा। बाकी जो भी मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा, और इस तरह से टॉपिक वाइज रिवीजन करने के लिए लगातार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।